बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है और वो अपने ओहदे का जो जिम्मेदारियां हैं 30 सितंबर को संभालेंगे। इससे पहले जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन आज ये बड़ी अहम तब्दीली सामने आई है। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फ़ैसला रिगार्डिंग मखसूस नशिस्तें आ गया है और अब मामला है इलेक्शन कमीशन के पास और पार्लियामान के पास कि इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होना है। और जिन दो जजों ने इख्तलाफी नोट लिखा था उस पर भी इस फैसले में खासी तनकीद की गई है और उसे गैर मुनासिब करार दिया गया है। मामला किस तरफ जा रहा है इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था, लेकिन उस कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो शरीक नहीं हुए। उन्हें इस फैसले पर, इस आर्डनेंस पर इख्तलाफ था, इसलिए वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर बात करेंगे और फिर मामला जो पार्लियामान के अंदर है, अब दो चीज़ें नाज़रीन सामने हैं इलेक्शन कमीशन के सामने कि या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करे या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून से तल्लुक़ है। इख्तियार भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। शौकत यूसुफ ज़ई साहब तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका शुक्रिया शौकत भाई वक्त देने का। इख्तियार भाई, एक तो आज बड़ी इंतहाई अहम तब्दीली जो है वो नए DGISI की तैनाती है और फिर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अब मामला ये है कि या तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करे और 41 सीटों का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे, या फिर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो बिल है वो कानून बन चुका है उससे मुतल्लिक स्पीकर ने खत भी लिखा, तो या उस पर फैसला करे। तो ये मामला किस तरफ जाएगा फिर? थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, तो मैं ज्यादा कानून के सेक्शन ऑफ लॉज पे आपको नहीं बता सकूंगा। मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं बड़े सादा अल्फाज में एक बात को समझ सकता हूँ कि जो फैसला आज तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो आज जारी हुआ है, उसमें ये बात क्लियर कट लिखी गई है कि PTI जो थी तो वो इस पिटीशन में फरीक नहीं थी। अब अगर कोई फरीक नहीं है, किसी ने सीटें मांगी नहीं है, किसी ने उसकी इल्तिजा नहीं की, वो उनके प्रेयर्स में शामिल नहीं था, तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला है, मैं इस फैसले से ज्यादा जो इख्तिलाफी नोट आए हैं मैं उसको ज्यादा मुकद्दम समझता हूँ। एंड दिस इज समथिंग वेरी मच राइट लाइक रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आइन की किताब मेरे पास है 1973 की, उसको कभी ना कभी हम रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन उठा के पढ़ ही लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो फैसला है वो उसको मैच नहीं करता। हाँ, जहां तक आपने बात की स्पीकर के खत की, अब इलेक्शन एक्ट और उसमें अमेंडमेंट की और स्पीकर के लेटर की जो इलेक्शन कमीशन के पास गया है वो बड़ा वाइब्रेंट है और अपनी चीजों को बिल्कुल वाजे करके वो बताता है कि आइन और कानून का रास्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन की तशरीह तो कर सकता है, लेकिन आइन की नई शिकें ईजाद नहीं कर सकता। आइन की अपनी मर्जी से अगर आप तशरीह करेंगे आइन की, तो उस फैसले पर उंगलियां भी उठेंगी, उस पर फिर तनकीद भी होगी और उस पर फिर सियासत भी होगी और ऐसी बू भी नहीं आनी चाहिए वहां से कि आप किसी सियासी जमात के साथ फरीक बनकर फैसला कर रहे हैं। दैट्स इट, मेरा इस पर इतना ही मौक़िफ़ है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है तो वो खुद एक सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। कोई एक इदारा दूसरे इदारे को इस तरह भी ऑर्डर नहीं कर सकता कि आप गैर कानूनी ऑर्डर मेरे ले लो और इसको फॉलो अप करो, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दूसरे इदारे भी हैं और तमाम इदारों की माँ जो है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट भी मौजूद है और वो फिर देख भी ले कि उसने क्या रास्ता लेना है। दूसरी बात आपने की जनरल आसिम मलिक साहब की, तो ही इज अ वेरी प्रोफेशनल, अपने काम से बड़े वाकिफ और उससे आशना और अपने गोल से आशना एक जनरल है। उनके जो एकेडमिक्स हैं, जो उनका प्रीवियस कॉन्डक्ट है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बड़ा डायनामिक है। तो मेरे ख्याल में वो अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से संभालेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनको भी जो हमारे ये दूसरे साथी हैं PTI के या इनकी जमात,
ये ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे कि नए आने वाले DGI को ये लोग मुतनाज़ा बनाए और उसको डिस्प्यूटेड करें। क्योंकि एक बात तो तय है कि अब जो जनरल फैज हमीद जैसा DGI इनको कभी नहीं मिलने वाला, वो होगा नहीं, उस तरह की बातें होगी नहीं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और आइन के मुताबिक और अपनी वर्दी के पहनने के बाद जो हलफ लेते हैं फौजियों को, उस तरह एस्टेब्लिशमेंट को और एक सिपाही को उस तरह अपना किरदार अदा करना है। सो लेट इट बी। ठीक है शौकत साहब, कहते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। जी ठीक है शौकत साहब, आप फरमाइएगा सर। एक तो फैसला भी आपके सामने, आपने पढ़ लिया होगा फैसला जो आया है, स्थिति फैसला, और आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास था जो कि बगैर किसी फैसले के, बगैर किसी नतीजे के जो ख़त्म हो गया है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो सोच रहा है कि अब ये या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे या फिर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल है जो कानून बन चुका है उस पर अमल करे। तो आप समझते हैं कि आपको ये 41 सीटें की जो आज फैसला हुआ उस पर सर अमल हो जाएगा? मैंने कहा ऑलरेडी मुल्क के अंदर आईनी बहरान है, आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन के फैसले कर रहा है और उसकी वजह से मुल्की मामला जो बहुत ज्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि जब से उन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है उस वक्त से लेकर आज तक वो एक जानिबदारी का रोल अदा किया और सबको पता है और साफ वाज़ेह नजर भी आ रहा है और वो बाकायदा रिमार्क्स भी देते रहे हैं एक पार्टी के खिलाफ, तारिक इंसाफ के खिलाफ, उनके लीडरों के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी ज्यादती होगी कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को कोई ये बताए कि जी आइन की तशरीह आप करें लेकिन बाकी आप कुछ न करें। अगर हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो फिर हम जाते क्यों हैं? फिर तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। कौन गया? इलेक्शन कमीशन ही गया था ना। तो इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में गया है तो फिर तो उनकी जाहिर है फिर तो बाल जो है उनके कोर्ट से चली गई, अब सुप्रीम कोर्ट के पास है बाल। तो जाहिर है अगर उन्होंने डिसीजन दे दिया है और 8 जजों ने मिलकर दिया है तो मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती होती है कि अगर वो कोई ऐसा फैसला करे जेन्युइन और उसको ये कहे कि जी क्योंकि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है लिहाजा ये जानिबदार हैं। तो इससे तो देखे ना सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी पहले से बहुत हम खुद उसको डिग्रेड करेंगे तो फिर आगे क्या होगा? मुल्क में जगह आइन और कानून पे अमलदारी ना हो तो मुल्क तो फिर नहीं चल सकते हैं इस तरह। सही। जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं उस पर भी आप देखें, जलसे जुलूस पे भी पाबंदियां हैं, अगर जलसे करते हैं तो 20 शराइत सामने रख देते हैं। तो ये कोई सियासी गवर्नमेंट तो नहीं है ना, कोई सियासी हालात है इस वक्त में, जमहूरियत है इस मुल्क में। एक अनअनाउंस किस्म की मार्शल लॉ लगी हुई है, सिविलियन मार्शल लॉ है और उसके तहत ये मुल्क चलाया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि मुश्किलात कितनी है, आपकी मईशत डूब रही है, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, आपकी सरमायाकार बाहर निकल रहे हैं। तो ये खुद देखें कि हम इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर ये टीवी पे बैठ के सिर्फ यही कहेंगे कि जी तबाही तो इमरान खान लेकर आया था, तो भाई वो तो 3.5 साल का दौर तक चला गया, उसके बाद 3.5 साल और पूरे हो गए। तो आप लोगों ने क्या किया? मतलब गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस बताए ना। अगर आपने ये कहकर हुकूमत खत्म की थी कि जी उस वक्त महंगाई थी, उस वक्त हुकूमत ठीक नहीं चल रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ? आप तो उस दौर में तो कम से कम रोजगार तो मिल रहा था लोगों को, चीजें सस्ती थी, 12% की महंगाई थी। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि 29% पे महंगाई गई। तो ये सारी चीजें देखना होगा। गवर्नमेंट कहती है सर कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। शौकत भाई हुकूमत कहती है कि महंगाई तो कम हो गई है। मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं तो रोज शुरू से लेके जब मैं मिनिस्टर था उस वक्त से लेके मैं अपना सौदा खुद खरीदता हूँ और आज भी खरीदने जाता हूँ। तो कौन सी चीज सस्ती हुई मुझे बताएं। दालें कौन सी सस्ती हुई है? क्योंकि हमारे तो इस्तेमाल की यही चीजें होती हैं, साबुन होता है, सर्फ होता है, जो घर के इस्तेमाल की चीजें होती हैं, चीनी, चाय, तो हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो उसमें कीमतों में कोई कमी नहीं नजर आई। ये जरूर हुआ होगा कि कहीं 1 रुपया या 100 रुपये बिजली की कीमत में अगर कमी आ गई हो तो वो जो महंगाई 60 रुपए तक पहुंचा हुआ है हमारा जी या 70 तक, तो वो तो देखे ना 8 रुपए यूनिट बनता है हमारी बिजली आज जी। 8 रुपए और 8 रुपए अगर और खर्चा डाल दें तो 16 रुपए हो जाती है, लेकिन हमें मिलती है 50 रुपये और 60 रुपये। सही है। तो ये इतनी बड़ी ज्यादती जो आवाम के साथ हो रही है ये भी देखें। फिर आलमी मार्केट में आप देखें तेल की कीमतें सबसे लोएस्ट रेट पे आ गई है, लेकिन यहाँ नहीं कम हो रही है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है?
एक तरफ यही रोना रोना है, सारा पैसा इकट्ठा करके आईपीपीएस को हर साल हम दे रहे हैं कि जी इतने अरब रुपए आप ले लें। कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं कि आईपीपीएस है किसकी, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा किसको हो रहा है। तो ये सारी चीजें, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी है, लेकिन कम से कम इस मुल्क का जरूर सोचे। मुल्क जो है वो ठीक है, ठीक है। शौकत साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि इसका फिर हल कैसे निकलेगा, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्पीकर कमीशन के खत है, फिर इलेक्शन प्रीमियर एक्ट का बिल है, हल क्या निकलेगा। ब्रेक के बाद।